गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न जियोग्राफी विद ऋषि सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएसटी के चारों सब्जेक्ट आपके कवर करते हैं। 6 to 8 में आप तीन ही सब्जेक्ट को देखते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। और जब आप 9th to 10th में जाते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स देखा जाता है। तो आज हम आपके कक्षा 8 अध्याय 1, जिसको आप अपनी भाषा में पाठ 1 बोलते हैं, का पहला चैप्टर यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अर्थात हिस्ट्री के एक टॉपिक यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यूरोपीय शक्ति या जो आपके अंग्रेज लोग थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, ये भारत कैसे आए। व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी से भारत का व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत पर अपना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल थल होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। जैसे कि कौन कौन से मार्ग थे। जल मार्ग था, थल मार्ग था और आपका एक मध्य मार्ग था। अब चलिए प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा को होता जाता था। यानी कि प्रथम मार्ग में कहाँ से होता था। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा को होकर जाता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र, वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए होता था। अब चलिए इनको मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए मैप के माध्यम से प्रथम मार्ग अब फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। अब आप जानेंगे कि फारस की खाड़ी कहाँ है। ये आपका फारस कंट्री है, या कह सकते हैं आपको हम दिखा रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ये आप चित्र में थोड़ा सा देखिए, ये है आपका फारस की खाड़ी। इस मार्ग से होते हुए आपका यहाँ भारत आया करते थे ये लोग। प्रथम मार्ग जो आपका ये है, यहाँ से होते हुए, इस मार्ग से होते हुए यहाँ आते थे। जैसा कि हम इसको बड़ा भी कर लें तो आप इस तरह से समझेंगे। ये मार्ग कैसा था। प्रथम मार्ग में यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये मार्ग यहाँ की ऐसे आया करता था भारत। तो आपका प्रथम मार्ग के बारे में हमने जाना। तो प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा को व्यापार होकर जाता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक था। अब ये दूसरा मार्ग के विषय में देखेंगे। कहाँ है लाल सागर। ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच में आपका एक जलसंधि पाई जाती है। ये है भूमध्य सागर एवं लाल सागर। ये आपका रेड सी, ये आपका ये है रेड सी, ये वाला भाग आपका रेड सी है ये, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। ये है मध्य मार्ग वाला भाग, ये मध्य मार्ग। इनसे व्यापारी लोग हुआ करते। अर्थात कहने का आशय ये हुआ
जो अंग्रेज़ लोग थे, व्यापारी लोग थे, जब तक इनको समुद्र के रास्ते का पता ही नहीं था, तब लोग ये जो है यहाँ से होते थे, यहाँ से आते थे। ये आपका, ये देखिए, यहाँ से होते हुए ऐसे 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 और यहाँ भारत आ जाते थे, यानी ये केरल वाले तट में। ये देखिए वेनिस कंट्री है, ये वेनिस कंट्री है, ये जिनेवा है, ये सोना चांदी धातु लेकर के ये लोग यहीं से ऐसे ही चला करते थे और ऐसे आकर के भारत में यहाँ आ जाया करते थे। ठीक है, जब तक इनको समुद्री मार्ग की खोज नहीं थी तब तक। अब जब इनको समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है या पता चल जाता है, तो फिर ये लोग यहाँ से यात्रा होते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ आया करते थे। जब इनको समुद्री मार्ग के विषय में पता चल जाता है तो यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए इतनी लंबी यात्रा करना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ के जो लोग यहाँ के जो लोग रहते थे वो टैक्स लिया करते थे, और जब टैक्स लेते थे तो इनको टैक्स देना पड़ता था, और भारी मात्रा में टैक्स लेते थे यहाँ के लोग। तो ये इससे परेशान हो जाते हैं कि भाई हम टैक्स भी कैसे इतना नहीं दे पाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में व्यापार की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा हुए प्रमुख केंद्र थे। इटली ने भारत के प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों को व्यापार में हिस्सेदारी रोक लगा दी। ठीक, इसके बाद 15वीं शताब्दी यानी 1453 की बात हो रही है। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों पर बंद कर दिया, जो हमने आपको चित्र में बताया कि ये मार्ग बंद कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। यानी कि जो अंग्रेज़ लोग थे, व्यापारी लोग तो होते थे, डच फ्रांसीसी वगैरह जो आते थे, पुर्तगाली आते थे, वहाँ से इनको बंद हो गया। और जब इनको बंद हो गया तो इनको बहुत धक्का लगा। तो अब इन्होंने सोचा कि अब व्यापार करने के लिए हमें कोई समुद्री रास्ता खोजना पड़ेगा। तो चले फिर ये लोग समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, समुद्र के रास्ते का पता लगाने के लिए। अब देखते हैं समुद्र के मास्टर में। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, यानी कि लोग सोचा करते थे कि ऐसा कोई एक जगह होगी जहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यूरोप के सभी क्षेत्रों में व्यापार की इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में व्यापार की वस्तुओं के वेनिस और जिनेवा के केंद्र थे। ये तो हो गया है आपका। इधर आते हैं, समुद्री मार्ग में चल रहे थे। यूरोप वासियों ने व्यापार के नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए नाविकों ने यूरोप के मध्य उभरते महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। यानी कि जितने भी व्यापारी हुआ करते थे वो राजा रानी से कहा करते थे, आप लोग हमको पैसा दीजिए, हम आपको जो है बड़ा बड़ा ये क्या कहते हैं सामान खरीद कर अपने दूसरे देशों से लाएंगे और आपको बेच देंगे, तो आपका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। यानी कि पुर्तगाली लोग इधर से चले, ये है पुर्तगाल देश, यहाँ से वो घूमते हुए इस तरह से घूमते हुए ये लोग यहाँ से इस जगह से घूमते हुए लोग यहाँ से होते हुए यहाँ आने लगे। इतना लंबा रास्ता इनको तय करना पड़ता था। आगे देखिए, देख लीजिए व्यापार के लिए इन्होंने इस तरह से आपका ये आपका करते हैं।
धन क्या होता है भाई? राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु सोना चांदी व मसालों के फायदेमंद के लिए व्यापार से एकत्र करने की संभावना थी। धर्म क्या होता है? ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार प्रसार करना। आज जब ये लोग आते थे तो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, धन का तो प्रचार करते ही थे। ध्वज भी देखी हुई इन्होंने। यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य भी बढ़े। अब इन्होंने जब ये चले तो उन्होंने सोचा कि हम अपना ध्वज यानी एक झंडा होगा, यानी अपने अपने देश का एक झंडा होगा कि कौन सा देश कहाँ पर राज कर रहा है, या कौन सा देश कहाँ पर व्यापार कर रहा है, कौन सा कितना पैसा लगा रहा है, कौन सा धर्म अपना, यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। व्यापार करने के उद्देश्य तो आए थे, लेकिन उन्होंने धर्म का प्रचार किया, ध्वज का भी प्रचार किया। इस तरह से आपका जो है आगे आगे बढ़ते गए। अब जब ये उस रास्ते से समुद्री मार्ग के रास्ते जाते थे तो इनको पता नहीं होता था, तो एक यंत्र होता था जो आपका कुतुबनुमा जिसको बोला जाता है, ये कुतुबनुमा, ये है कुतुबनुमा, एक घड़ी एक तरह की। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों के समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। ठीक है, कुतुबनुमा की सहायता थी, यानी ये जो होता था ये नॉर्थ दिशा को दिखाता था। ये जो आपका कुतुबनुमा यंत्र ये जो है ये नॉर्थ को दिखा रहा है, और नीचे वाला ये साउथ को दिखा रहा है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने लंबी यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप के भारत के मध्य व्यापार पुनः फिर से आरंभ हो गए। यानी कि ये लोग पुर्तगाली जो यहाँ से चले, इस जगह से यहाँ से चले, और यहाँ से ऐसे होते हुए जब यहाँ पर आ गए तो पुर्तगालियों को एक नया रास्ता मिल जाता है भारत में व्यापार करने के लिए। और जो आपका जो कोलंबस था वो स्पेन चला गया, स्पेन का जो था वो अमेरिका की खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए आया था, लेकिन वो भटक गया बेचारा, तो अमेरिका चला गया। अब क्या ही करें भाई, भटक गया तो भटक गया। चला था पहले वही यात्रा करने के लिए, वो नहीं आ पाया तो वास्को डी गामा चला। अब जब वो पहुंच गया आपका वेस्ट इंडीज़, तो उसको कहने लगा ये तो इंडिया ही है, इंडिया ही है, वेस्ट में पड़ता है इंडिया, तो इसीलिए उसको वेस्ट इंडीज कहने लगे। आगे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, ये हो चुका है, हाँ यही है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती कपड़े, विभिन्न मसाले ले जाते, मुनाफा कमाते। और पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपने जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके इनके पीछे पीछे आ गए इनके बच्चा, ये सारे इनके बच्चे हो लिए। इंग्लैंड, हॉलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये भी व्यापारी आने लगे। यानी ये पकड़े पुर्तगालियों की पूँछ, पापा की पूँछ, और हॉलैंड वाले चल दिए, फ्रांस वाले चल दिए, इंग्लैंड वाले चल दिए। अब ये भी आए भारत में, तो भाई हम भी पकड़ लिए, चलो हम भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे। कहते हैं चल बच्चा आगे, लेकिन एक बात है, आधा टैक्स, आधे से ज़्यादा टैक्स तुमको देना पड़ेगा। तो कहते हैं काहे आधे से ज़्यादा तुमको टैक्स दें, जितना कमाएंगे उसका थोड़ा बहुत ले लेना हिस्सा, भाई हम तुम्हारी तुम्हारी पूँछ पकड़ के आए हैं, देना तो पड़ेगा ही। अब भारत में यूरोपीय व्यापारियों की लग गई भैया होड़, है ना, कि अब हम करेंगे, हम भी व्यापार करेंगे, हम भी व्यापार करेंगे। इस तरह से ये लोग लड़ने लगे। अब देख लो, ये देखिए, ये एक दूसरे का माल ले जा रहे हैं। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। ठीक है, इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय
व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी कि 1600 से 1670 के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। अब देखिए, व्यापारिक कंपनी का अर्थ व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी से लगाया जाता है। सभी हिस्सेदारी व्यापार में अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में दोनों लोग बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांस में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इस प्रकार की पूंजी इकट्ठा करती हैं। देख लीजिए, ये देखिए, सब लोग ये समुद्री मार्ग से आए हैं और अपने अपने जगह पर इन्होंने बना रखा है अड्डा। अब देखिए, व्यापारिक केंद्र पहले उन्होंने क्या बनाया। फोर्ट विलियम कोलकाता को उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था, यानी कि ये लोग जहाँ पर व्यापार करते थे उनको बोला जाता था कोठी या फैक्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फैक्ट्री आई मीन कोठी, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। यह फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट, यानी कि फैक्टर शब्द का अर्थ क्या होता है, एजेंट। यानी एजेंट के रूप में जो लोग कार्य करते थे उसी को बोला जाता था फैक्ट्री, उसे फैक्ट्री कहा था। यूरोप की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे और कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी, क्योंकि उनके पास सोना, चांदी, तांबा सब कुछ होता था। इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक हमेशा तैनात रहते थे। वास्को डिगामा भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे और इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात तक नहीं सोची थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, हॉलैंड के निवासियों को क्या बोलते हैं, डच, कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिंसुरा में अपने केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने कहाँ खोले भाई, मछलीपट्टनम, या जिसको हम आज के वर्तमान में मूसलीपट्टनम कहते हैं, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। अंग्रेज़ों ने अपने केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भरूच, पटना, कासिम बाज़ारों तक भी अपने केंद्र बना डाले। यानी अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा फैल गए। अब भारत में यूरोप के व्यापार के सभी व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीदें और फिर वे इस सामान को यूरोप से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमाएं। उन्होंने पाया कि सूरत यानी मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव अपना आदमी या एजेंट भेजकर कारीगरी से माल खरीदने और कोशिश में ताकि सस्ता माल मिल सके, इस तरह से व्यापार करते थे। समय के साथ ही पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत बढ़ाते गए। अंग्रेज़, डच और फ्रांसीसी कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गए। यानी अंग्रेज़ लोग थे, डच लोग थे, फ्रांसीसी कई मुकाबलों के कारण इनसे कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। अब भाई बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हो गए, तब ऑब्वियसली सी बात है, राज तो एक ही करेगा ना। चलिए देख लीजिए भैया, देखो व्यापार कर रहे हैं, ये एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि भैया तुम हमारा माल खरीद लो, हम तुम्हारा माल खरीद लेंगे, बस दोनों लोग भाई भाई बन के बने के रहें। लेकिन कहाँ भाई व्यापार में भाई भाई कहाँ बनना होता है। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। ये लो भैया, शुरू हो गई इनका। उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी।
अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी किया, यानी कि राजाओं के क्या किए इन्होंने, पढ़ाई किया, उनके पैर भी दबाए, उनके फरमान भी जारी किए, पैरों में गिर जाते थे जा कर के राजाओं के, क्योंकि उस टाइम मुगल वंश यहाँ पे बना हुआ था। आगे, फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी किया। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को ना देने की छूट भी मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों और राजाओं की नवीन वस्तुएं भेंट की। सर टॉमस रो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में शान शौकत देखी तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती शराब चीज़ें मुगल बादशाह को देने की हिदायत दे दी। अब जो अंग्रेज़ अधिकारी था टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती शराब चीज़ें या मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। अब देखें आगे, उसने सम्राट को अंग्रेज़ी दस्ताने दिए, लड़ने वाले दस्ताने, और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दे दी। अब जहांगीर भैया फूल के टकाटक हो गया कि मुझे तो बग्घी मिल गई चढ़ने के लिए। अब ये देख लो बग्घी, इसमें राजा बैठेगा, अब ये घोड़ा टक 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 करता हुआ आगे बढ़ेगा। इस तरह से जो है, अब बग्घी क्या होती है भाई, राजाओं के मन में ये आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा, राज्य खूब फलेगा फूलेगा और इससे अधिकार भी मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। अब जो पुर्तगाली लोग थे राजाओं को धमकी देने लगे कि अब अगर तुम हमारा सहयोग नहीं किए तो हम तुमको दबा दबा के मारेंगे। अब राजा भैया क्या करें इनके बीच का। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों शतक सेनाओं ही कर सकती थीं। हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों को खतरे में सुरक्षा दी थी, है ना। उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच की सूचियाँ बनाई। ठीक है, अब देख लीजिए भारत है ये, यानी कि इस भारत में यहाँ लोग, ये यहाँ पर इस सब जगह पर ये अंग्रेज लोग, डच लोग, हॉलैंड लोग, ये सब लोग जो है अपना अड्डा जमाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच कहते हैं व्यापार की छूट देंगे तो तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। अब अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच कहने लगे भैया जो जहांगीर से, अगर तुम हमें व्यापार की छूट दोगे, हमसे टैक्स नहीं लोगे, तो हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो तुमको दबा दबा के मारेंगे और डुबा डालेंगे तुम्हें, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लोटा डुबा दिया जाएगा। अब वो जहांगीर कहने लगा ना भैया तुम मेरी लुटिया न डुबाना। इन नीतियों और स्थितियों का फ़ायदा उठा यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। ज़मीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह, अपने अपने किले भी बनवा डाले। और भी जानिए, यूरोप द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत के हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सब के बावजूद भारत इनसे हारा। क्यों? क्योंकि भारत में एकता नहीं थी, अनुशासन नहीं था, और क्या कह सकते हो, पैसा नहीं था, और लोग जागरूक नहीं थे, और ये सब लोग जानते थे, तो इसका उन्होंने खूब भरपूर फ़ायदा उठाया। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, तोप एवं बंदूक बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे इंडिया में देश के शासक इनसे अनभिज्ञ थे और भैया अपरिचित थे, कुछ भी नहीं जानते थे, नीलबटे सन्नाटा थे सब। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना कर डाली, बैंक भी इन्होंने बना डाले। इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे, जैसे आज के दौर में होता है
लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली के देशों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन में बना। एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण बने। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपीय यूनियन में संगठित हो गए और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। देख लीजिए, घड़ी पहनने वाली घड़ी है ये। इस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश ने, या कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल या यूरोपीय शक्तियों ने भारत में हमारे शासन किया। आपका तो बच्चों आज आपका ये अध्याय पाठ 1 का संपूर्ण आपका पूरा हुआ। इसके आप देख लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न। अमेरिका की खोज किसने की थी? बताइए। कोलंबस। ठीक है, स्पेन देश का नागरिक था। अगला, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली पहले आए थे, इसके बाद आपके दूसरे लोग आए। अति लघु में देख लीजिए, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं? कुतुबनुमा से, है ना, कुतुबनुमा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? स्पेन का। नहीं, वास्को डी गामा स्पेन का नहीं था, पुर्तगाल का था। ठीक है, कहाँ का था भैया? पुर्तगाल। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था भैया? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, लघु उत्तरी में प्रश्न देख लीजिए। यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्ग के बारे में तीनों मार्ग बताए हमने ने। व्यापारिक कंपनी किसे कहते हैं? दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लीजिए। प्रोजेक्ट वर्क है। भारत से व्यापार होने वाले देशों के नाम लिखिए। भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापार भारत से अपने देश ले जाते थे। वैसे भी हमने ये सारे आपके जो क्या कहते हैं पूरी थ्योरी, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपका बहुविकल्पी सब लिखवा दिया है। तो आप इसको जो है अपना वो डिटेल से वो पढ़ लीजिए। आपका रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, है ना, इसलिए आपका जो है किया जा रहा है। चलिए आपका मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड करिए। इसी के साथ आप अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपका मिलेंगे। धन्यवाद।